बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम। किस तरह की पॉलिटिक्स ने उनकी राह मुश्किल की। लोगों ने कहना शुरू किया कौन बेहतर है, किसकी आवाज़ का दौर चल रहा है। रफ़ी साहब ने शुरुआत कोरस से की। मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा की एक ऐसी आवाज़ जिसने हर उम्र के लोगों को अपना दीवाना बनाया। उनके गानों ने कभी आपको हंसाया, कभी रुलाया और कभी प्यार करना सिखाया। उनके गाने लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हर पल के लिए उनका एक गाना था, प्यार में तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। दर्द में कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। दोस्ती में मेरी दोस्ती मेरा प्यार, और भक्ति में मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तरपत हरिधर। हर मूड के लिए, हर बात के लिए वो एक आवाज। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस ऊंचाई पर वो पहुंचे, वहां तक पहुंचने का रास्ता रफ़ी साहब के लिए आसान नहीं था। ये कहानी उस इंसान की है जो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन हर बार किसी ना किसी के खिलाफ खुद को साबित करता रहा। ये वीडियो आपको बताएगा उनके सिंगिंग करियर की उन बातों को जो आज तक अनकही अनसुनी रह गईं। उनके करियर में कौन सी राइवलरी थी जिसका असर रफ़ी साहब की जिंदगी और उनके करियर पर पड़ा, और किस दबाव में उन्होंने अपनी ग्रेटनेस को गढ़ा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। साल था 1944। रफ़ी साहब लाहौर से बम्बई आए। ज्यादा पैसे नहीं, बस एक उम्मीद उस मंजिल पर पहुंचने की, खुद पर भरोसा और ऊपर वाले का साथ। ये वो छोटी सी शुरुआत थी जिसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोटी थी। उस समय इतने बड़े नाम मौजूद थे, के.एल. सहगल, जी.एम. दुर्रानी जैसे दिग्गज। उनकी जगह एक नई आवाज के लिए जगह बनाना मुश्किल था। भीड़ में खड़े होकर आवाज देना, छोटे किरदारों के लिए 2-4 लाइन गाना, यही उनकी पहली कमाई थी। कई बार गाना रिकॉर्ड हुआ और रिलीज से पहले बदल दिया गया। कई बार ऑडिशन में बुलाया गया और घंटों इंतजार कराने के बाद कहा गया अगली बार आइए। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर दिन हर मौके पर उन्होंने खुद को बेहतर बनाया। धीरे धीरे संगीतकार उनकी सिंसियरिटी को पहचानने लगे। फिर गांव की गोरी 1945 में आई और अनमोल घड़ी 1946 में काम मिला। लोगों ने पहली बार उस आवाज को रिकॉग्नाइज करना शुरू करा, ये कौन नई आवाज है। इसके बाद उनके करियर में आया वो बड़ा टर्निंग पॉइंट, रफ़ी साहब को संगीतकार नौशाद साहब मिले और यहीं से रफ़ी साहब का सफर वास्तव में शुरू हुआ। वो 60 का दशक था। के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। फिल्म संगीत का सबसे सुनहरा दौर, नई कहानियां, नए सितारे और प्लेबैक सिंगिंग में दो दिग्गज एक साथ चमक रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। किशोर कुमार अपने अंदाज के लिए जाने जाते थे, मस्ती, ऊर्जा, हर गाने का एक जोशीला अंदाज। उस समय किशोर कुमार अपने सुरों से जादू बिखेर रहे थे और वहीं रफ़ी साहब का अंदाज एकदम अलग था, साफ सुथरा, नफासत भरा और सुरों में बस सच्चाई। मगर दुनिया में, खासकर इंडस्ट्री में, कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं होता, बस इस बात पर बहस और बयानबाजी। लोगों ने कहना शुरू किया कौन बेहतर है, किसकी आवाज का दौर चल रहा है। जवाब सरल था, दोनों अलग थे, दोनों महान थे। किशोर कुमार की आवाज राजेश खन्ना जैसे सितारों पर खूब जची। रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी, एक के बाद एक हिट गाने। दूसरी तरफ रफ़ी साहब की आवाज हर सितारे पर फिट बैठती थी। शम्मी कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, हर एक को रफ़ी साहब की आवाज अपनी लगती थी। कभी कभी प्रोड्यूसर और एक्टर अपना पसंदीदा गायक चुन लेते थे। ऐसे में तुलना बढ़ गई। मगर कभी कभी ऐसी बातें भी सुनाई देती थी जो उस दौर के लोग कहते हैं रफ़ी और किशोर में कंपटीशन था, मगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं तो नहीं हूँ, ये तो पक्का है। दोनों बड़े कलाकार, महान इंसान, दोनों एक दूसरे की कला का सम्मान करने वाले। किसी ने कभी दूसरे की बुराई नहीं की, भले लोग ही कहते हो, मगर उनके बीच कोई कंपटीशन नहीं था। किशोर कुमार की आवाज के अलावा रफ़ी साहब की तुलना कई गायकों से होती थी। मुकेश जी की आवाज राज कपूर साहब पर सबसे ज्यादा सूट करती थी। कहा जाता था दर्द और सरलता की आवाज
मुकेश जी, मन्ना डे साहब, ताकतवर क्लासिकल बेस वाले गायक। लोग मानते थे अगर क्लासिकल की बात आ जाए तो मन्ना डे अनबीटेबल हैं, और रफी साहब उनकी स्पेशलिटी थी वर्सेटैलिटी। रोमांस, डिवोशन, कॉमेडी, कव्वाली, हर तरह के गाने वो बराबर कौशल से गाते थे। इंडस्ट्री में एक समय ऐसा भी रहा, डायरेक्टर पूछते थे सीन कैसा है, मुकेश चाहिए, मन्ना चाहिए या रफी जो हर रंग निभा दे, और यही वर्सेटैलिटी उन्हें अब सबसे अलग खड़ा करती है। उस समय ये बात लोगों को विश्वास से परे लगती थी। लोग कहने लगे थे ये राइवलरी नहीं, ये तो हेल्दी कंपटीशन था, जहाँ एक की सफलता दूसरे को और बेहतर बनाने की वजह बन रही थी। रफी साहब को कभी बयान देते नहीं देखा गया। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, काम से बात करो, और इसी सोच ने उन्हें अक्सर चुप रहकर भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रखा। दौर कोई भी हो, स्टूडियो की राजनीति और वहां का दबाव, जब एक कलाकार ऊपर उठने लगता है तो चुनौतियां भी बढ़ती हैं। रफी साहब के साथ भी यही हुआ। नाम बड़ा होता गया और इंडस्ट्री की राजनीति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। फिल्मों में गाने चुनने का अधिकार हमेशा संगीतकार के पास नहीं होता था। कई बार हीरो कहते थे मुझे गाना उसी से चाहिए जो मेरे ऊपर अच्छा लगे। अगर किसी एक्टर को किसी और गायक की आवाज पसंद होती तो रफी का गाना कभी कभी हटा भी दिया जाता था। रफी साहब ने कभी विरोध नहीं किया, न नाराजगी न सवाल, और जब गाना मिला तो वो पहले से बेहतर गाते। लोग बताते हैं एक बार रिकॉर्डिंग के दौरान तकनीकी समस्या की वजह से पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। कोई और होता नाराजगी पक्की थी, लेकिन रफी साहब ने बस इतना कहा कोई बात नहीं, शुरू से करते हैं। यही नेचर था उनका, न ईगो न जलन, बस संगीत। मगर इंडस्ट्री के नियम इतने सीधे नहीं होते। संगीतकारों की अपनी पसंद, हीरो की अपनी पसंद, और कभी कभी सिर्फ संबंधों के कारण भी काम इधर उधर चला जाता था। इन सब के बीच रफी साहब ने एक बात बनाए रखी, गाने की क्वालिटी कभी कंप्रोमाइज नहीं होगी। वो रिहर्सल में इतना समय देते थे कि संगीतकार कह देते बस अब आपकी आदतें हमारे गाने को भी परफेक्ट कर देती हैं। यहाँ असली लड़ाई थी कंसिस्टेंसी की और खुद को साबित करने की, और ये लड़ाई उन्होंने बिना शोर के जीती। जहाँ फिल्मी दुनिया में एक तरफ बेसिर पैर की बातें चल रही थी, वहीं रफी साहब ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी अपनी आवाज का लोहा मनवाया। कई देशों में उनके शो होते थे। लंदन के कॉन्सर्ट में फैंस सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। विदेशी फैंस हिंदी नहीं समझते थे, लेकिन जब रफी साहब गाना गाते थे तो हर कोई बस सुनता रह जाता था, क्योंकि आवाज में वो जादू था जो सीधे दिल में उतर जाता था। उनकी सादगी वहां भी नजर आती थी। न बिग स्टार वाली डिमांड्स, न कोई एटीट्यूड। सीधे पहुंचते, माइक के सामने खड़े होते और दिल जीत कर लौटते। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी ऑडियंस सब बढ़ रही थी, लेकिन जहाँ पॉपुलैरिटी होती है वहाँ प्रेशर भी होता है। इंडस्ट्री के नए बदलाव, नई आवाजों का उभरना और काम का लगातार बड़ी चुनौती बनना, ये सब रफी साहब के सामने भी था। मगर उन्होंने वही किया जो वो सबसे अच्छा करते थे, गाना गाना, और पूरा दिल लगाकर गाना। समय बदलता है, आवाजें बदलती हैं, पसंद भी बदलती है। एक वक्त ऐसा भी आया जब कुछ लोगों ने कहना शुरू किया अब रफी का दौर खत्म हो गया। लेकिन दौर वो खत्म होता है जो शुरू ही किसी और के भरोसे हुआ हो। रफी साहब का दौर कभी दौर नहीं था, वो उस समय की हकीकत थी। नई पीढ़ी आती रही, नए गायक आते रहे, मगर रफी साहब का जादू कभी कम नहीं हुआ। आज भी जब हम तेरे मेरे सपने सुनते हैं तो प्यार महसूस होता है। अभी ना जाओ छोड़ के सुनते हैं तो रूह तक एहसास उतर आता है। कर चले हम फिदा सुनते हैं तो दिल देश के लिए धड़कता है। हर भावना के लिए उनकी आवाज आज भी पहली पसंद है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी आवाज में दिखावा नहीं था, जो गाया दिल से गाया। शायद यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उनकी आवाज में अपनी कहानी ढूंढ लेते हैं। रफी साहब चले गए पर उनकी विरासत वो हर दिन जीती है, हर गाने में, हर याद में, हर मोहब्बत में। रफी साहब जो सिर्फ एक आवाज नहीं, एक एहसास है। आपने हमें सिखाया सफलता जोर से नहीं, सच्चाई से मिलती है। अगर इस वीडियो ने आपको भी रफी साहब से थोड़ा और जोड़ दिया हो तो इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाइए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेमा 70mm, आपका अपना चैनल।